नमस्कार। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे भारत देश में 5 राज्यों में चुनाव विधानसभा के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सीधी टक्कर मानी जाती है बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन बाकी राज्यों में जो है वहां मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि थोड़ा सा अभी वहां खाता खुलने की देरी है। और आज इस विषय पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बाकी राज्यों की जो स्थिति है उस पर विचार विमर्श करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ ताजा जो अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप माहूर जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छे आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो आपका जो कह सकते हैं कि गणित क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या रहेगी स्थिति। नमस्कार सिमरन जी। देखिए, गणित का ऐसा है कि नमस्कार गण, गणित जो है वो पता चलेगा हमको 3 तारीख को। जी। 3 तारीख को जनता जो निर्णय लेगी वो निर्णय हम सबको पता चलेगा। भारतीय जी। जनता पार्टी राष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जहां पे सरकार है वहां पे जनता के लिए काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जी। जो हो सकता है आज मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कांग्रेस का जिस समय राज हुआ करता था उस समय यहाँ पे लालटेन युग बोलते थे इसको। बिजली नहीं आती थी, गड्ढे हुआ करते थे रोड में, और एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश, जो कि पूरे भारत के अंदर पॉपुलर था कि एक मध्य प्रदेश राज्य है जो कि बड़ा पिछड़ा हुआ है। और उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही साथ थे, बाद में सेपरेट हुए, एंड दोनों जी। ही बहुत ही पिछड़े माने जाते थे। और आज के समय अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। इंडस्ट्री की बात करूं मैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ पे आप अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है। एक समय में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो लोग ये बोलते थे कि छत्तीसगढ़ के पास में एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी सप्लाई जी। छत्तीसगढ़ की ज़्यादा है एज कंपेयर टू मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में मध्य प्रदेश एनर्जी डेफिसिट प्रदेश बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। मध्य प्रदेश आज के समय में सरप्लस एनर्जी एरिया है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी भरपूर बिजली जो है उत्पादन मिल रहा है, और कोल से चलती हैं, जो पेट्रोलियम से चलती हैं, सारा कुछ उनको अवेलेबल है। तो इंडस्ट्रीज को लगाने में यहाँ पे पूरा एशिया में, नॉट ओनली इंडिया, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में है, वहाँ पे जी। इंडस्ट्रीज चल रही हैं। यहाँ पे आईटी हब जो है इंदौर जो है डेवलप हो रहा है। तो ये सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अब निर्णय जो है वो जनता के हाथ में है, जो कि हमको 3 तारीख को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि इंदौर के पास में इंडस्ट्रियल एरिया जो है काफी डेवलप है। तो अगर जब बात हम मध्य प्रदेश की करते हैं तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और अभी जहां मैं बैठी हूँ वो जबलपुर। तो कहीं ना कहीं जो जबलपुर है वो सबसे ज्यादा अपेक्षित सिटी माना जाता है। सिटी क्या, आज के डेट में अगर हम कहें कि स्मार्ट सिटी के 7वें पायदान में जबलपुर आया, लेकिन आज भी इंडस्ट्री के लिए मोहताज है। आज भी आईटी हब के लिए मोहताज है। स्वास्थ्य की भी सुविधा वैसी नहीं है। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा जो है डेवलपमेंट हो रहा है। बट जो अगर बात करें इंदौर की, इंदौर को हम मिनी मुंबई कहते हैं, इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग। उसके बाद भोपाल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। सड़कें नो डाउट बहुत अच्छी हो गई हैं क्योंकि अब ऐसा है कि अगर हमको यहाँ से भोपाल भी जाना हो, यहाँ से इंदौर भी जाना हो, तो अब हमको सोचना नहीं पड़ता है कि भाई बाय रोड भी निकल जाएंगे। अगर फ्लाइट का टिकट हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ, अगर हमको ट्रेन की टिकट नहीं मिली, तो बाय रोड भी चले जाएंगे। और ऐसे ही हम एमपी से यूपी भी चले जाते हैं। बहुत अच्छा कह सकते हैं कि रोड की तरफ से, कंस्ट्रक्शन की तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जिस गति में इंदौर में हो रहा है, जिस गति में भोपाल और ग्वालियर में हो रहा है, उस गति में जबलपुर में नहीं हो रहा। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ से लोकसभा के जो सांसद हैं वो 4 बार जीत चुके हैं और इस बार उन्हें जबलपुर वेस्ट की टिकट दी गई है एज अ एमएलए। और उनके कॉम्पिटिटर जो है वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तब कांग्रेस के हैं। इस बार जो चुनाव अगर आप बात करें तो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए बीजेपी की तरफ से, क्योंकि 7 सांसदों को उन्होंने विधायक के लिए उतारा है। क्या कहेंगे आप? मतलब
क्या सोचा होगा, क्या माइंड में आया होगा अमित शाह जी के, क्योंकि उनका यही कहना था ना कि अंतिम निर्णय तो मेरा। देखिए, जो सांसदों को उतारने का जो निर्णय है, वो हर नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में, पहली बात तो पार्टी जो है हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती हम्म। है, और हर नेता जो है हम्म। वो जनता से जुड़ा हुआ रहता है। जब भी हम्म। हमको आवश्यकता है, जब भी हम्म। पार्टी को आवश्यकता है कि वो जनता के बीच में जाके और चुनाव लड़े, तो नेता का पर कर्तव्य क्या है? अब मैं देखता हूं हम्म। अपोजिशन भी कई बार इस तरह की बातें करता है कि भारतीय जनता पार्टी हम्म। में प्रधानमंत्री जो हैं, वो प्रधानमंत्री की पोजीशन पे काम करते करते और वो आके क्या है कि पब्लिक रैलीज वगैरह करते हैं। कांग्रेस में हमको देखने को मिला कि उन्होंने एक ऐसा जी। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कि एक शो पीस की तरह वहां पे बिठा दिया, बाकी इलेक्शन लड़ने के लिए हम्म। दूसरे लोग हुआ करते थे। अब हम्म। जनता के बीच में से अगर हम्म। प्रधानमंत्री जी चुने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हम्म। चेहरा जो है वो जनता के बीच में से निकल के जी। आता है, अगर वो जनता के हम्म। बीच में जाते हैं तो इसमें क्या परेशानी है? जब प्रधानमंत्री खुद हम्म। चुनाव लड़ सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जी वो राज्यसभा से चुन के लाया जाए, है ना? प्रधानमंत्री जी बिल्कुल खुद भी नहीं। चुनाव लड़ते हैं, है ना, लोकसभा का। हम्म। तो उसी प्रकार से बाकी नेता जो हैं, अगर पार्टी ऐसा निर्णय लेती है, उसके पीछे बहुत सारे, देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत सारे गणित होते हैं, बहुत सारे। इलेक्शन जो होता है ये पूरी तरीके से एक ऐसा विषय है जहां पे जनता क्या सोच रही है और पार्टी उस सोच को लेके क्या निर्णय लेती है जिससे कि जनता उनके पक्ष में आए। इसको हम्म। करना डेमोक्रेसी में बहुत आवश्यक है, और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसके परिणाम हमको आगे देखने को मिलेंगे। बहुत सारी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो साथ ही साथ उनका ये भी रहा इस बार। बीजेपी, अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो बीजेपी ने फटाफट जो है वो एक तो सबसे पहले की लिस्ट निकाली, नामों की घोषणा की, टिकट वितरण किया। इस बार कांग्रेस में वो जो पहले होता था कि कांग्रेस पहले टिकट के लिए नाम की घोषणा करती थी, लिस्ट पहले निकालती थी और बीजेपी देखती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी पड़ गई कांग्रेस। और सबका ये कहना था, जैसे ही इन्होंने जब अपना एक शपथ पत्र पहले जारी किया था जिसमें महिलाओं को 1,500 देने की बात की थी, लेकिन उसके एंड टाइम पे शिवराज सिंह चौहान ने उसको बड़ा सीरियस लिया और लाडली बहना योजना के तहत उन्होंने जो है वो मौके पर चौका मार दिया। तो इस बार ये जो धीमी गति कांग्रेस की क्यों रही? ये तो कांग्रेस से सवाल करना चाहिए, उनकी धीमी गति क्यों रही। भारतीय जनता पार्टी देखिए जी। हमेशा तैयार रहती है। अब हाँ। भोपाल में आपने पिछली बार अगर लोकसभा के चुनाव को ढंग से देखा हो, तो जी। भोपाल में जो कैंडिडेट उतारे गए, उन्होंने वो भोपाल से नहीं थे, लेकिन उन्होंने भोपाल की ही उनका वोटर लिस्ट में नाम था और उन्होंने वहां पे हम्म। वोट किया। इसका मतलब वो प्लानिंग पहले से थी। भारतीय जनता हम्म। पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये बहुत बड़ी जी। गलतफहमी है लोगों की कि अब यहाँ पे टिकट के लिए कोई निर्णय हो रहा है। देखिए, कुछ निर्णय होते हैं डेफिनेटली जो कि आखिरी समय पे लिए जाते हैं, कुछ फेरबदल भी होते हैं, कई डिस्कशंस भी होते हैं, लेकिन भारतीय हम्म। जनता पार्टी बहुत प्रोएक्टिव है इस मामले में, और बहुत पहले से निर्णय हो जाते हैं यहाँ पे कि किसको कहाँ पे उतारना है। रही बात लिस्ट की, तो लिस्ट निकालना, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि कब इसको निकालेंगे, कब इसको निकालने का सही समय है। कई बार ऐसा भी होता है कि नेता जो है उनको पहले से पता चल जाता है कि हम यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं, लिस्ट बाद में निकलती है। हम्म। तो इस तरह की चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत कॉमन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक, जिसको बोलते हैं ना आपके, बिना प्लानिंग के नहीं चलती है। हर चीज हम्म। प्री प्लान्ड और वेल प्लान्ड रहती है यहाँ पे। अगर बात मैं करूं कि जो अभी सांसद उतारे गए हैं एज अ विधायक के रूप में, प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं, कुछ लोगों का ये कहना था, जनता का, मेरा नहीं, कि भाई ये इन्होंने तो सांसद का चुनाव लड़ा है, ये तो क्षेत्र में आए नहीं, और पिछले 5 साल का हम रिकॉर्ड देखेंगे तो कितने बार सांसद साहब यहाँ पर आए। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको टिकट मिली, जिन्होंने शायद ये सोचा था कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, उनमें कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है। उनका ये कहना था, उनका जब वर्जन आया कि भाई मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे जनसभा में जाना है, लेकिन और अब मेरी एज भी नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी का ये कहना है तो मैं ऑर्डर मान रहा हूँ। तो आपको लगता नहीं कि कुछ लोग ऐसे थे जो तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये सवाल ये हो गया है कि इनको
जब इन्होंने रैलियां की, जब ये लोगों से मिले, जनता को अपने विजन के बारे में बताया, तो जनता जो है वो क्षेत्र के विधायक को चुनेगी, या जो मोदी जी ने किया है उस डेवलपमेंट को चुनेगी। और कहीं ना कहीं ये लोकसभा की एक प्रिपरेशन नहीं लगती आप? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इसका एक थोड़ा सा अलग प्रकार से जवाब दूंगा। न्यूज़पेपर्स हम जी। लोग ठंड में पढ़ते हैं। जब हम हाँ। न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं ना, तो हमको एक न्यूज़ जो है वो हाँ। हर साल देखने को मिलती है। इस जी। बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, है ना? बिल्कुल। ये जी। अब हाँ। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हर साल रिकॉर्ड कैसे टूट सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये न्यूज़ भी बड़ी कॉमन हो गई है कि ये सेमीफाइनल है। अरे, पहली चीज तो ये क्रिकेट जी। मैच नहीं है, हैं? इसको आप बिल्कुल नहीं। सेमीफाइनल सेमीफाइनल जो बोल रहे हो, अब पिछली बार भी बोला था। पिछली बार 3 राज्यों की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों में जी। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, हैं? उसके हम्म। बाद में लोकसभा चुनाव हुए थे। और लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, अगर उसके हम नतीजे देखें, तो मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। सिर्फ मात्र हम्म। एक सीट जो है वो गई थी कांग्रेस के पास में। अगर हम राजस्थान की बात करें, तो 24 जो है जी। भारतीय जनता पार्टी को, एक एक आरएलपी को मिली थी, जी। है? मतलब आरएलपी भी गठबंधन में थी, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी वहां पे, है? ऐसे ही अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, है ना? 11 में से, सॉरी, हम्म। 9 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। मात्र 2 सीटें जो है वो अन्य के खाते में गई थी। तो देखिए, हम्म। लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, उनके मुद्दे अलग होते हैं लोकसभा के, और बिल्कुल। जो हम्म। स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं। भारतीय हम्म। जनता पार्टी इन इलेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। परफॉर्मेंस जो है हम्म। काफी अच्छी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि जनता की तरफ से फीडबैक आ रहा है। बाकी 3 तारीख को बम्पर निर्णय वोटिंग आएगा। हुई है जो। बम्पर जी। वोटिंग हुई है, बहुत लोगों का जो फीडबैक आया है, पत्रकारों का जो हम्म। फीडबैक आया है, हम्म। राजनेता जो फील्ड में गए, लोगों से जाके मिले, उनका जो फीडबैक आया है, उस हम्म। फीडबैक के हिसाब से भारतीय जनता हम्म। पार्टी के पक्ष में जो चुनाव है वो जा रहे हैं। लेकिन पक्ष में जाने के बाद जी। भी, मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि कभी भी इन चुनाव को हम कंपेयर करके नहीं देख सकते लोकसभा के चुनाव से। लोकसभा अलग है। लोकसभा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है? सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी, है ना, नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करती है ना। तीसरा हम्म। जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे कैसे हों उसके ऊपर बात कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो इन सारे हम्म। पैरामीटर्स पे 100% जो है उसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इससे पहले भी जितनी सरकार रही हैं भारत के अंदर, हम्म। उनका अगर हम जो पूरा का पूरा उनकी परफॉर्मेंस चार्ट हम निकाल के देखें, तो ये करंट जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, उसका जो काम है वो उनसे बहुत अच्छा रहा है। चाहे वो जी। इंटरनेशनल पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। आज के समय में आप देख लीजिए, भारत जो है विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारा जो जीडीपी है 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। कभी किसी ने सोचा था कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है, तीसरे नंबर की तरफ बढ़ रहा है? हमेशा गिनती आती थी कि पीछे से गिनते थे हम लोग कि लास्ट में कहां पे है। जी। और इस समय प्रधानमंत्री भी बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में आप देखेंगे अपने सपनों बिल्कुल, को साकार होती हुए। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। इसको और कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और नहीं, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये यही कॉन्फिडेंस जनता की तरफ से भी दिख रहा है। जो एक सर्वे हुआ इंडिया टुडे ने जो करवाया, उसके अंदर 75% लोगों ने बोला कि हम लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो दोबारा से प्रधानमंत्री बने। तो ये लोगों की राय है। बिल्कुल। मैं जब फील्ड में गई, लोगों से मैं बात कर रही थी, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई विधानसभा चुनाव है, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन लोकसभा में आएंगे तो मोदी ही। मतलब वो लोग जो कांग्रेस को भी वोट दे रहे हैं, वो लास्ट में ये कहते थे कि केंद्र में तो मोदी ही आएंगे। अब जब पूछा जाए कि क्यों, भैया काम किया है, काम बोलता है। और आज हमको बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि जब विदेशी लोग जो है हमारा सम्मान करते हैं। और जिस कदर से डेवलपमेंट हुआ है, जिस कदर से लोग आज भारत को नमन करने लगे हैं,
तो हमको बड़ा गर्व होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भैया लोकसभा में तो आएंगे तो मोदी, ये जुमला खूब चला और लोगों ने बोला कुछ भी हो जाए पर आएगा तो मोदी। तो ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा, जनता के बीच में भी है। जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि लोकसभा के मुद्दे, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, अलग होते हैं, हाँ और जो हाँ हमारे राज्यों के चुनाव होते हैं उनके मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। हम्म जनता की सोच उसमें अलग हम्म होती है। वहां पे क्या होता है, लोकल हम्म मैटर्स कई बार जो होते हैं वो सामने आते हैं। कई बार क्या जी होता है, प्रत्याशी से कोई नाखुश है, कई बार किसी को पार्टी ने टिकट दिया है, और लोगों का ऐसा सोचना है कि भाई ऐसा है कि ये व्यक्ति का शकल देख देख के हम थक गए हैं, लंबे समय से टिकट मिल हम्म रहा है, ऐसा भी होता है कई बार को। और होता है, कांग्रेस हुआ भी। कभी भी, देखिए आपको बताऊं ना, कांग्रेस कभी भी एक पार्टी के तौर पे कभी भी नहीं चाहिए जाती है। आज के समय में हम्म कांग्रेस की जो रेपुटेशन है एक पार्टी की रेपुटेशन नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो है वो एक सेकंड ऑप्शन की तरह वर्क कर रही है। सेकंड ऑप्शन, जहां पे स्टेट्स के अंदर जो चुनाव होते हैं उसके अंदर कोई भी प्रत्याशी से अगर खुश नहीं है, कोई हो सकता है कि प्रदेश की सरकार से किसी मामले में दुखी हो, या फिर कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसा, अभी ठीक है एक सरकार बहुत समय से हो गई, राजस्थान में बड़ा एक बढ़िया वो हुआ, मैं बात कर रहा था, एक हमारे मित्र हैं और वो हम्म राजनीति से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि भाई हम्म आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया? बोले भारतीय जनता पार्टी को। हम्म हाँ, तो मैंने कहा हम्म भाई क्यों दिया आपने भारतीय जनता पार्टी को? मैंने बोले हम्म पिछली साल किसको दिया था? तो बोले पिछली साल कांग्रेस को दिया था मैंने। तो मैंने कहा क्यों दिया था? अब वो क्या है कि उनका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है किसी से भी, है ना। अब वो हर बार बोले यार ऐसा है कि पिछली बार जो था हमने कांग्रेस को ऑप्शन दिया, इसलिए ऑप्शन दिया हम्म क्योंकि कुछ बदलाव आए, हम्म कुछ चेंज आए, और हम्म उसकी वजह से कुछ नई चीजें हों यहाँ पे। अब क्या है कि कांग्रेस उतना अच्छा काम नहीं कर पाई, तो हमने भारतीय जनता पार्टी को हम्म चुन लिया। अब आप सोचिए, लेकिन मैंने कहा कि आप तो मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ बोले सेंटर में तो मोदी जी को ही चुनाव वो पिछली बार भी दिया था और इस बार भी देंगे। अब आप सोचिए ये मेंटेलिटी है। ऐसी मध्य प्रदेश में बिल्कुल। एक मित्र है, उनसे बात हुई, अब वो पक्के हम्म कांग्रेसी, पक्के कांग्रेसी बिल्कुल हम्म एकदम। तो मैंने बोला आप तो भैया, मैंने कहा कांग्रेस मेंटेलिटी के हो? बहुत सारे मित्र होते हैं जो हम्म कांग्रेस मेंटेलिटी के हो। हाँ बोले कांग्रेस मेंटेलिटी के हैं, लेकिन इस बार मैंने क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मैंने कहा क्यों दिया? बोले हमारे यहाँ का जो कैंडिडेट है वो हमको पसंद नहीं हम्म आया, और अभी जो कैंडिडेट उतरे हैं ये स्ट्रांग है। मैं हम्म जगह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस जगह से हमारे एक सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, बोले स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और मैं इनको चुनूंगा, हमारे एरिया का विकास जो है ये अच्छे से कर सकते हैं। तो सोच बहुत बड़ी डिफरेंट है। अब उन्हीं कांग्रेसी कैंडिडेट है ना, कांग्रेसी जो वोटर हैं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि हम्म सेंटर देखो, सेंटर में बोल क्या है कि कांग्रेस का बस का नहीं है कि अभी संभाल पाए, मोदी जी बड़ा अच्छा जी संभाल रहे हैं। मैंने कहा आप तो कांग्रेसी मेंटेलिटी के हो। बोले कांग्रेसी हम्म मेंटेलिटी जो है वो मेरी इस बात पे है कि चलो स्टेट के अंदर चुन लिया जाए, है ना, स्टेट हम्म में कोई लीडर होगा उनके साथ में मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो, सेंटर में तो हम्म मोदी जी ही है। तो ये इस प्रकार का सोच है। अब भारत की जो जी जनता है ना वो भी बड़ी परिपक्व हो चुकी है। आपको बताऊं मैं हम्म कि 2014 के चुनाव के समय में मैं एक हम्म रूरल एरिया में गया, यहाँ पे आदिवासी जो क्षेत्र लगे हम्म हुए हैं, वहां जी पे मैंने जाके बहुत जगह घर घर पे भी पहुंचा, बातचीत करी। तो हम्म एक महिला मुझे मिली, हम्म मैंने उनको बोला, हम्म 2014 की बात है हम्म ये, मैंने उनको बोला कि हम्म अभी जो है नई चुनाव आने वाले हैं, तो आप जो है किसको वोट हम्म करेंगी? तो बोली इंदिरा हम्म गांधी को। मैं थोड़ी देर के लिए हम्म सन्न हो गया, मैंने कहा कि इंदिरा गांधी को वोट करेंगी, क्या बोल रही हैं ये हैं? तो जी मैंने कहा कि इंदिरा गांधी, अभी तो क्या है कि जो चुनाव हो रहे हैं इसमें मोदी जी हम्म चुनाव लड़ रहे हैं। तो बोले नहीं, मैं तो इंदिरा गांधी को जी जानती हूँ। हम्म अब उस समय का समय था, ठीक है, उस हम्म समय मोदी जी हम्म जीते, लेकिन आज उसी एरिया में मैं हम्म जब गया तो वहां पे मैं लोगों से बोलता हूं तो लोग लोकल मुद्दों की बात करते हैं। लोग बात करते हैं बिल्कुल कि मोदी जी ने जिस प्रकार से उनके घर में जल की व्यवस्था करी, उनका ऐसा बोलना था हम्म कि देखिए हमारे यहाँ पे एक कुआं था, वहां से पानी लाना हम्म पड़ता था हमको, है, हम्म आज जो है वो हमारे घर के अंदर नल आता है। जी आज जो है हमारे एरिया के अंदर रोड आ गया है,
पहले हम लोग क्या है कि एक पुल हुआ करता था, नदी हुआ करती थी, और नदी में क्या है कच्चा पुल जो होता था वो बना के पैदल चल के हम लोग आया करते थे, और वो बारिश में कभी कभी टूट जाता था तो हमारे बच्चों को तैर के जो है वो जाना पड़ता था। आज देखिए हमारे यहाँ पे पुल बन गया है। देखिए ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी, आज हमारे यहाँ पे पुल बन गया है, रोड बन गया है पक्का, और आप कार चला के यहाँ पे आए हैं। ये क्या है, मोदी जी क्या की बात। देन है। तो लोग लोग समझते हैं इस चीजों को। ये जो चेंज आया है भारत के अंदर, बदलाव आया, छोटा मोटा बदलाव नहीं है। आप देखिए आज क्या है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले जिन्होंने बेसिक्स के बारे में विचार किया। एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राष्ट्र का नाम जो संदेश देते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश जब देते हैं तो पूरा विश्व उसको देखता है। और उन्होंने लोगों से क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि मैं यहां से 1 रुपए पहुंचाता हूं, और 10 या 15 पैसे कुछ उन्होंने बोला कि वो पहुंचते हैं लोगों तक। यानी उन्होंने क्या बताया, उन्होंने पूरे अपने हैंड्स अप कर दिए कि इस करप्शन के आगे मैं हार चुका हूं। उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आती है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जनधन अकाउंट खुलवाए तो उसकी सबसे ज्यादा हंसी उड़ाने वाले भी कांग्रेसी थे। और जनधन अकाउंट खुलने के बाद डायरेक्ट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी जो स्कीम उन्होंने लॉन्च करी, उसकी वजह से आज 1 रुपए जाता है और 1 ही रुपए पहुंचता है। डिजिटल पेमेंट भी जब हम लोग सोच रहे थे, जब उन्होंने तो बोला था सेकंड स्टेप डिजिटल है। पेमेंट। देखिए वो तो जी सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले तो लोगों के अकाउंट ही नहीं खुले थे। जिस व्यक्ति का अकाउंट बिल्कुल नहीं हो नहीं, उससे आप डिजिटल पेमेंट की क्या बात करोगे। और जब डिजिटल बिल्कुल नहीं। पेमेंट इंट्रोड्यूस हुआ भारत के अंदर, उस समय तो ये लोग क्या बोलते थे, अरे साहब कैसी बात कर रहे हो। इन लोगों को जिनको की क्या है कि करेंसी जो है वो जेब में रखने की आदत है, उनको आप डिजिटल पेमेंट की बात करो। आज हम सब्जी लेने जाते हैं ना, तो सब्जी वाला जो सब्जी है वाला भी वो डिजिटल बगल में, पेमेंट। हाँ, और वो भी एक नहीं, 2 3 4 QR कोड रखे रहता है। बोले जिस पे करना उस पे कर बिल्कुल, दीजिए, गूगल पे, पेटीएम, जिसमें करना हो आपको। जिसमें करना उस पे कर दे दीजिए। फोन पे इवन ये वो चाय तीन वाला चार भी रखे रहते आता है, वो भी अपना चाय वाला भी हैं। कहता है कि डिजिटल पेमेंट कर दो। बिल्कुल। आप देखिए कितना बड़ा बदलाव आ गया है। चेंज की समस्या भी बड़ी जी। खत्म हो गई। छोटे छोटे जो भी पेमेंट्स हैं वो आराम से हो जाते हैं। पहले क्या था कि चेंज की समस्या आती थी, पैसे दिए फिर उसके बाद चेंज नहीं है, मांगने जा रहे हैं आसपास। कितना बड़ा परिवर्तन है। जी और ट्रांजैक्शन जो बिल्कुल। है बैंक से राउट हो रहे हैं हमारे हमारे ट्रांजैक्शन, एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। जो भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसा माना जाता था कि अनऑर्गेनाइज अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, एक समोसा वाला है जो कि क्या है कि ठेला लगा के समोसा बेच रहा है, वो भी इस डिजिटल पेमेंट के थ्रू अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ उसके पैर जो है वो बढ़ रहे हैं। उसका पेमेंट और ट्रांजैक्शंस जो है वो बैंक से हो रहे हैं उसके। ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। किसी ने कभी सोचा था, अरे इन लोगों ने तो, ये मैं बात करूं कांग्रेसी की सरकार में जिनकी बात करते हैं, आज राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। भारत के अंदर टॉयलेट तक नहीं बनी थी, लोगों को खुले में जाना पड़ता था। ओपन डेफिकेशन फ्री करने के लिए हमारे एक प्रधानमंत्री जी को एक कैंपेन चलाना पड़ा। राहुल गांधी कभी विचार करें तो उनको शर्म आए कि कैसे कैसे भारत में प्रधानमंत्री हुए। देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन आज ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया वो कहीं ना कहीं भारत की रुकी हुई जो ग्रोथ थी उसको एकदम से पर लग गए हैं। हर व्यक्ति जो है वो आज उड़ने को तैयार है। और अगर ये इसी प्रकार से अगले 10 साल चलता रहा तो भारत जो है विश्व की एक, मैं ये बोलता हूं, विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा, है ना। देखिए बार बार बिल्कुल। हम और लोग बात करते हैं, जी बार बार हम लोग बात करते हैं विश्व गुरु। तो जब भी हम विश्व गुरु शब्द का उपयोग करते हैं तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव है। देख, भारत से बाहर आप कभी भी जाओगे ना तो लोग क्या बोलते हैं, सुपर पावर। सुपर पावर का मतलब क्या होता है, हम पावरफुल बनेंगे, हम ताकतवर बनेंगे तो दूसरों को हम दबा देंगे, है ना। ये एक्सक्लूसिव अप्रोच है, सेल्फिश अप्रोच है। जब हम बात करते हैं कि विश्व गुरु, हम कभी नहीं बोलते हैं सुपर पावर, हम बोलते हैं विश्व गुरु। विश्व गुरु का अर्थ होता है कि गुरु क्या करता है, अपने जितने भी शिष्य हैं उनको बराबर मानता है, उनको बराबर विद्या प्रदान करता है। उसी प्रकार से पूरे विश्व में अगर कहीं भी कोई समस्या है तो भारत अगर अग्रणी होता है तो भारत जो है पूरे विश्व का ख्याल रखने में अग्रणी रहेगा। भारत कभी भी किसी को दबा के अपने आप को, एक एक्सक्लूसिव अप्रोच नहीं, इंक्लूसिव अप्रोच में आगे बढ़ेगा। इंक्लूसिविटी जो है वो विश्व गुरु के अंदर अटक गया। वासुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल, जिसको हम लोग वासुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में हम इंक्लूसिविटी बोलते हैं।
तो बिल्कुल। इंक्लूसिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ेगा, यही विश्व गुरु की थ्योरी है। उनकी अपनी एक छवि है, मैंने देखा नरेंद्र मोदी जी की, कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं, चाहे वो स्कूल में जाकर उनके एग्जाम की बात करते हैं, एक मोटिवेटर के तौर पर उनसे बात करते हैं, फिर युवाओं को वो सीख देते हैं, महिलाओं को वो अपना ज्ञान देते हैं। और तो और जब एक बूढ़ी माँ से पूछते हैं कि भाई तुमको घर मिल मिल गया, तो वो बड़े इमोशनल होके कहती है कि जो आज तक मैंने सोचा नहीं था, जो कभी मेरा परिवार नहीं कर सकता था, उसको आपने पूरा किया है। और वो जब आंसू उनके आते हैं, तो दोनों जगह से अगर मैं बात करूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इमोशनल हो जाते हैं, और जहां जहां उनकी स्पीच होती है, वहां वहां लोग उनको वेट करते हैं पलक पावड़े बिछाकर। और सिर्फ हमारे भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी। क्या कहेंगे आप? आप देखिए, अमेरिका में जब प्रधानमंत्री जी गए, जहां पे जॉइंट सेशन हो रहा था जी। अमेरिकन पार्लियामेंट का, उसके अंदर वहां पे उनके एक एक सेंटेंस के ऊपर वहां पे लोग खड़े हुए। इससे हम्म। पहले मैंने बहुत सारे ऐसे दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको वहां पे बोलते हुए हम्म। देखा है। और वो किस प्रकार से बोलते हुए देखा है? एक पन्ना होता था हाथ में उनके, वो एक जो ट्राइपॉड रहता है, पोडियम रहता है, उसके ऊपर रखा रहता था, पोडियम। और जी। उसके ऊपर रखा होता था, और वो उस नजरें झुका के उसको बस पढ़ते जाते थे। और वहां बाकी लोग जो बैठे रहते थे ना, उनको ऐसा लगता था कब खत्म हो और कब हम निकले। प्रधानमंत्री जी वहीं मतलब वो गए। रीड कर रहे होते। हाँ, जी। वो गए वहां पे, कोई पन्ना नहीं था वहां पे, कोई कुछ नहीं था। वो एक्सटेम्पोर बोल रहे थे, लोगों से एक्सटेम्पोर बात कर रहे थे, और उनके हर एक सेंटेंस पे जो अपने आप को विश्व का सबसे ताकतवर नेशन समझता है, उसके हर व्यक्ति तालियां बजा रहा था और खड़े होके उनका अभिवादन कर रहा था। ये भारत के हर व्यक्ति के लिए गर्व का विषय है। ये हमको समझाता है कि भारत की रेपुटेशन एक समय कहां हुआ करती थी और आज कहां पे पहुंच गई। ऐसे बहुत सारे समय हुए हैं, मैं उनको याद नहीं करना चाहूंगा, जिस समय भारत को सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। आज भारत जो है बहुत सारी कंट्रीज को लोन देता है। हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखते हैं कि जब कभी भी वो समस्या में आएंगे तो भारत उनके साथ में खड़ा होगा। आज एक समय ऐसा हुआ जी। करता था जब हमारे हम्म। भारत के जो नेता हैं कहीं बाहर जाते थे तो उनको अच्छी तरीके से वेलकम हम्म। तक नहीं मिलता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, अब देखिए कैसा वेलकम होता है उनका, कैसा स्वागत होता है। ये मोदी जी का स्वागत नहीं है, ये स्वागत जो है मोदी जी का नहीं है, ये भारत का स्वागत है। भारत के वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जब कोई उनका सम्मान करता है तो वो सम्मान हमारा है, उनका अकेले का सम्मान नहीं है। वो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का सम्मान है। हमारे हृदय के बहुत करीब होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए और वहां पे उनका स्वागत हुआ। ये एक बहुत इमोशनल विषय है। हर भारतवासी आज के समय में समझता है, भारत की जनता बहुत मैच्योर हो चुकी है और उसको समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या काम किया हुआ है। लोकसभा के चुनाव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देखिएगा, पिछली बार से ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और दोबारा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। और ये आज कहीं पे आप नोट करके देख लीजिए, इसको कोई भी बदल नहीं सकता, क्योंकि भारत जो है, भारत माता जिसको हम बोलते हैं ना, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भारत माता कौन है, अरे उनको कौन दादी ने नहीं समझाए? बताया उनको। उनको दादी ने नहीं बताया, उनको कौन समझाया अब देखिए, उनको समझाना किसी के बस का नहीं है। मैं उनके लिए भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करता हूं कभी भी, लेकिन क्या है कि जी। अब कैसे समझाया जाए जिसको भारत के कल्चर के बारे में नहीं पता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया था, जिस आदमी ने भारत को कार के अंदर बैठ के शीशा उतार के देखा हो, वो भारत को कैसे समझ सकता है? वीआईपी बिल्कुल। जीवन में उनका उदय हुआ है, उनके घर में 3-3 प्रधानमंत्री रह चुके थे, कभी उन्होंने कार के नीचे तो पैर ही नहीं रखा। थोड़ा सा भी ज्यादा दूर जाना पड़ता था तो हेलीकॉप्टर आ जाता था। उनके ही परिवार के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी सिगरेट खत्म हो जाती थी तो वो प्लेन भेज के सिगरेट बुलवाया करते थे। तो आप सोचिए, एक समय ऐसा भी था जिस समय हम लोग, हमारे यहाँ पे हमने सुना है इस चीज को, पता नहीं आपने वो देखिए तो सुना हो बोलते कि हैं नहीं कि सुना हो। भगवान भगवान भोलेनाथ से मिलने भी हेलीकॉप्टर से नहीं, पैदल जाऊंगा, फिर इसके बाद फिर उनका हेलीकॉप्टर दिखता है।
अरे वो तो देखिए, नाटक नौटंकी करने में तो क्या है, जनेऊ निकाल के नाटक नौटंकी कर देते हैं। अब कोई ऐसा अच्छा, होता है चलते कोर्ट के नीचे चलते से मैं जनेऊ निकाल के दिखाए? चलते चलते मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि इस बार विधानसभा चुनाव में कोई भी सीएम का चेहरा नहीं रहा। पूरा, अगर मैं कहूँ कि कुल मिला के ये कहें कि मोदी जी का ही चेहरा था एक तरीके से। जैसे एमपी की अगर मैं बात करूं तो एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ या राजस्थान की मैं बात करूं तो अमित शाह जी ने बहुत अच्छे तरीके से कमान संभाली और बहुत सारे लोगों की टिकट कटी, बहुत नए लोगों को मौका भी मिला। तो इस बार सीएम का चेहरा तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जब 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर सरकार बनती है तो कौन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, क्या है कि मैं अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में डेफिनेटली सीएम का कोई भी चेहरा नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि वहां हम्म। पे हमारी सरकार नहीं थी, और हम्म। होना भी यही चाहिए। जब सरकार बन जाए, हम्म। आप पहले कैसे हम्म। डिक्लेयर कर सकते हो कि कौन सीएम रहेगा? सब जब सही सरकार बात है। बन जाए वहां पे, तो वहां पे जो एमएलए चुन के आते हैं उनका हक बनता है कि वो निर्णय लें कि कौन सीएम बनेगा। जनता हम्म। जो है वो चीफ मिनिस्टर को कैसे चुनेगी? जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, और वो रिप्रेजेंटेटिव चीफ मिनिस्टर को चुनता है। ये क्या तरीका हुआ कि आपने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि ये आदमी रहेगा? है, जी। गलत बात है। हम्म। अब मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, तो मध्य प्रदेश में कोई भी चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं रहा। ये ऐसा हम्म। टेक्निकली अगर हम सोचेंगे तो ठीक लगेगा, क्योंकि क्या है कि मध्य प्रदेश में हम्म। डेफिनेटली ये बोला गया कि चीफ मिनिस्टर जो है, हम्म। यहां पे जो असेंबली बनेगी वो असेंबली खुद चुनेगी उस समय पे। बिल्कुल ठीक हम्म। बात है। लेकिन यहां पे एक एग्जिस्टिंग हमारे भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, और हम्म। आज के समय जितनी स्कीम्स हैं, जितने काम हैं, हम्म। जितना विकास है, सारा जी। उन्होंने किया। आप मध्य प्रदेश में कहीं भी जाएंगे तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उनकी स्कीम से अफेक्टेड है, या तो उसको लाभ हुआ है, या जो भी उसके दिमाग में है, वो सारी चीजें जो हैं वो उनकी स्कीम्स और उनके काम की वजह से है। तो हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मध्य प्रदेश में चेहरे के ऊपर वोटिंग नहीं हुई, या चेहरे के ऊपर जनता ने निर्णय नहीं लिया। आप आज भी अगर शहरों में भी, गांव तो छोड़ दिए, शहरों में भी जाएंगे तो लोग ये बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि मध्य प्रदेश में मैं वोट किसको कर रहा हूं? बोले या तो शिवराज जी को कर रहा हूं या मोदी जी को कर रहा हूं, है ना। भले बिल्कुल। निर्णय कुछ भी हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो वोटिंग हुई, तो उसमें क्या है कि जो भी जनता ने निर्णय किया होगा, ये मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि ये निर्णय जो है वो इस बेसिस पे होगा कि क्या बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसमें बहुत बड़ा एक पैरामीटर काउंट करेगा। वो ये काउंट करेगा कि पिछली सरकार ने कितना अच्छा काम किया हमारा, उनके काम का जो है वो लेखा जोखा जो है वो जनता लेके उसके ऊपर वोटिंग करेगी। तो मध्य प्रदेश में उस लेखा जोखा पे वोटिंग है। हाँ, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बोलूं तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी की पूरी हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उसने जो काम किया, उसने जिस तरह से लोगों के सामने अपनी बात रखी, उसका एक बहुत बड़ा असर जो है वो देखने को मिला। और तीनों राज्यों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 3 तारीख को हम लोग देखेंगे। जनता का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, और जनता जो है जो भी निर्णय करती है वो अच्छा करती है। चलिए, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत अच्छी बातें भी बताई, और साथ ही साथ ये भी एक कयास जो सब लगा रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपका कहना है कि बीजेपी सरकार आ सकती है और 3 तारीख को निर्णय होगा। तो यकीनन जनता जो है वो विकास को देख रही है, क्योंकि अब जनता पढ़ी लिखी है, बम्पर जो वोटिंग है, कहीं ना कहीं जो जागरूक किया है लोगों को सब जगह से, तो सबने वोट दिया। तो एक तरीके से ही कह सकते हैं कि 3 तारीख का जो निर्णय है वो सभी के लिए बड़ा ही कह सकते हैं दिल धड़काने वाला है। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के 230 जो प्रत्याशी हैं वो सब भोपाल में आ चुके हैं। कमलनाथ जी की मीटिंग भी हुई थी, आगे क्या हुआ ये तो राम ही जाने। लेकिन कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई धड़कने जो है वो तेज हो रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान बड़े कॉन्फिडेंट हैं। छत्तीसगढ़ और अगर बात करें राजस्थान की तो वहां भी जनता जो है परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और आगे फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। अभी विधानसभा की बात की है, उसके बाद हम लोकसभा की बात करेंगे, और साथ ही साथ एक शब्द जो पनौती अभी बहुत चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से जुड़ने के लिए आपका, प्रदीप जी। जय जी, श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।